सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमर सेट करने वाले हैं। ये बाकी का तो अपना हो चुका है इंस्ट्रक्शन और ये। हाँ, एक प्रॉब्लम हो रहा था ना हमारा ये ऑप्शन टिक करने में। तो इसमें बस हमें क्या करना है कि जो भी आपका HTML पेज है ना, जहाँ पे हमने वो नेम लिखा है, उसे भी हमें ले लेना है एरे ब्रैकेट में। नेम को भी हमें एरे ब्रैकेट में लेना है बस। तो फिर अभी वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, जो कि ऑप्शन टिक करने पे नीचे वाला भी जा मतलब नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने पे ऊपर वाले रेडियो बटन से वो अनचेक हो जा रहा था, तो अभी नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अभी हमें बनाना है टाइमर यहाँ पे। तो टाइमर अभी ये तो मैंने मैन्युअली यहाँ पे टाइप किया है 1 मिनट का, और ये भी दिख रहा है ऐसे अपने आप से स्क्रॉल हुए जा रहा है। तो हमें क्या करना है, टाइम सेट करना है एज पर द क्वेश्चंस। लाइक मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन के लिए कितना सेकंड का टाइम मुझे देना है वो मैं यहाँ पे सेट करूंगी। ठीक है, तो सपोज मुझे एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम देना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स। तो ऐसे अगर आपने 5 क्वेश्चन बनाए, 50 क्वेश्चन बनाए, तो वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से टाइम आपका ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि करना क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अभी टाइम यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम कंपोनेंट के TS फाइल में आ जाएंगे हम। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम कंपोनेंट के TS फाइल में आना है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पे, टाइमर नाम का। टाइमर डेटा टाइप रखना है इसका एनी। ठीक है, टाइमर डेटा टाइप एनी। फिर उसके बाद अभी जहाँ पे ये आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना, कौन सा वाला, ये सेकेंड वन, गेट क्वेश्चन बाय क्विज आईडी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी रिस्पॉन्स के नीचे हमें करना है टाइमर इज इक्वल्स टू, मेरा एप्लीकेशन लोड नहीं हुआ है पूरा। टाइमर इज इक्वल्स टू, अभी क्वेश्चंस नाम का जो वेरिएबल बनाया है आपने यहाँ पे, इस क्वेश्चंस नाम के वेरिएबल में देखो आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था वो स्टोर हुआ है, मतलब उस क्वेश्चंस के अंदर ही मेरे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे यहाँ पे टाइमर इज इक्वल्स टू देना है कि क्वेश्चंस डॉट LENGTH लेंथ, क्वेश्चंस डॉट लेंथ, यानी क्वेश्चन का जितना भी लेंथ होगा, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस है या तीन क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से इंटू 0.30, यानी मुझे उसको 30 सेकेंड्स का टाइम देना है, और इंटू 100। ठीक है, ये कैलकुलेशंस देख लो, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, कैलसी ओपन करके। एक सेकेंड। ठीक है, कैल से दिख रही है आपको यहाँ पे। अभी आपके क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, तो 1 लेंथ है बराबर। एक क्वेश्चन है मेरे पास, 30 सेकेंड का टाइम देना है एक क्वेश्चन के लिए, तो मैंने लिखा 0.30 इंटू 100। ठीक है, तो ये 30 सेकेंड का टाइम जो है ये मुझे देना है एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि इस टाइमर के अंदर अभी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी 30। 30 इज अ सेकेंड्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये 30 यानी कि सेकेंड्स, जो कि मुझे मेरे एक क्वेश्चन को देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि हमने क्या किया है। यस मैम। ओके, नाउ टाइमर के अंदर अभी आपका 30 सेकेंड का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है नीचे। एक फंक्शन बनाएंगे हम ये ng ऑन इनिट के बाहर। तो एक फंक्शन बना लेते, लाइक गेट फॉर्मेटेड और टाइम, गेट फॉर्मेटेड टाइम।
गेट फॉर्मेटेड टाइम, अभी ये फंक्शन हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइम डिस्प्ले हो रहा है ना, ये मैंने खुद लिखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे जो टाइम हम बनाएंगे वो यहाँ पे सेट करना है, वो हम इस फंक्शन की हेल्प से टाइम के लिए कोड लिखेंगे। तो आपको मिनट और उसके आगे सेकेंड्स दिखाने, तो एक वेरिएबल ले लेंगे लेट फॉर मिनट के लिए, मतलब मिनट दिखाने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर टाइमर के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी हमारी, टाइमर डिवाइडेड बाय 60। तो आपके टाइमर के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी डिवाइड बाय 60, यानी कि अगेन कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, देखो अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो क्वेश्चन है, करेक्ट। हमारे क्वेश्चन की लेंथ है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन लेंथ इज 2 इंटू 0.30 इंटू 100, यानी कि दो क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 सेकेंड्स का टाइम लगेगा दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए। और मैंने मिनट को डिस्प्ले करने के लिए क्या कहा यहाँ पे कि टाइमर डिवाइड बाय 60, अभी टाइमर के अंदर भी वैल्यू 60 ही आ चुका है, और 60 डिवाइड बाय 60 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि मिनट में, यहाँ पे मिनट में आपका वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए 1, तो वो 1 हमने यहाँ पे गेट किया। और फ्लोर मैंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि अगर पॉइंट में आपका आंसर आता है तो उसको राउंड फिगर कर ले, एक वैल्यू ऐड ऐड करके राउंड फिगर कर ले, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोर का यूज किया है। ठीक है, तो ये मिनट को डिस्प्ले करने के लिए बनाया। उसी तरह से लेट एस एस यानी कि सेकेंड्स को डिस्प्ले करने के लिए भी आपको क्या करना है कि टाइमर माइनस, टाइमर से माइनस करेंगे यानी कि मिनट्स के अंदर जितनी वैल्यू है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है, तो टाइमर तो सेकेंड्स तो 00 सेकेंड्स अभी डिस्प्ले होंगे हमारे जो भी है, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न में बैकटिक का यूज करना है, डॉलर करली ब्रेसेस में करली ब्रेसेस के बाहर कोलन देके वापस डॉलर करली ब्रेसेस में एसएस। मतलब इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, 1 सेकेंड्स में दिखेंगे 00 सेकेंड्स ऐसे। तो ये रिटर्न करना है मुझे। अभी हम क्या करेंगे कि ये गेट फॉर्मेटेड टाइम का जो फंक्शन है, इसे हम यहाँ से कॉपी करके HTML पेज पे आ जाते हैं। और HTML पेज पे आने के बाद जहाँ पे मैंने वो लिखा था, ये 100 ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको हम हटा के यहाँ पर इंटरपोलेशन करेंगे वो फंक्शन को, यानी कि वो फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो एक बार देख लेते टाइम अभी अपना क्या दिख रहा है, देखो 30 दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है। इट मीन्स फॉर द वन क्वेश्चन आपको टाइम कितना देगा, वो 30 सेकेंड्स का टाइम देगा। अभी टाइम तो मैंने सेट कर दिया, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स लगना है, लेकिन वो 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे एक एक नंबर से उसका वैल्यू भी जो है कम होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने एक वेरिएबल लिया है टाइमर नाम का। वेरिएबल लेने के बाद जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स ये गेट क्वेश्चंस का आ रहा था, तो उधर ही रिस्पॉन्स के नीचे टाइमर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट लेंथ, यानी कि एक क्वेश्चन की जितनी भी लेंथ होगी, तो मतलब जितने क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का हमने टाइम दिया है यहाँ पे। और ये गेट फॉर्मेटेड टाइम फंक्शन हमने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर हम अपना टाइम डिस्प्ले कर सके, जो हमने हार्ड कोडेड लिखा था वो हार्ड कोडेड नहीं दिखाना है, तो इसीलिए हमने ये फंक्शन बनाया और यानी मिनट्स या सेकेंड्स को यहाँ पे प्रिंट किया। आप दो क्वेश्चंस ऐड करोगे तो यहाँ पे 100 ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन ऐड करोगे वैसे वैसे यहाँ पे आपका टाइम भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम डिस्प्ले करने के लिए। अभी और क्या करना है हमें, एक फंक्शन हम यहाँ पे और बनाएंगे, तो इसी के नीचे मैं एक फंक्शन और बना लेती हूँ। फंक्शन बनाना है हमें स्टार्ट टाइमर। ठीक है, स्टार्ट टाइमर नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं अभी, लेट टी फॉर टाइम इज सपोज टी टाइम इज इक्वल्स टू विंडोज डॉट सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और सेट इंटरवल के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पे एक एरो फंक्शन। ठीक है,
एरो फंक्शन के अंदर अभी आपने सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल अगर किया होगा तो आपको शायद पता होगा सेट टाइम आउट क्या करता है, स्पेसिफिक टाइम के बाद वो फंक्शन को कॉल करता है। और सेट इंटरवल यानी कि वो चलते ही जाना चाहिए, चलते ही जाना चाहिए, वो फंक्शन जो है वो हमेशा कॉल होते रहेगा। हम जो भी टाइम देंगे कि 1 सेकेंड के बाद वो रन अप होना चाहिए, 2 सेकेंड्स के बाद कॉल होना चाहिए। तो सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये टाइम दिख रहा है ना 30, वो एक एक सेकेंड के बाद, यानी 30 जो है वो 29, 28, 27, एक एक सेकेंड के बाद उसमें से एक एक वैल्यू कम होती जानी चाहिए, तब तक कम होनी चाहिए जब तक टाइमर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक। तो इसीलिए मैंने वहां पे सेट टाइम इंटरवल का यूज किया है। ठीक है, सेट टाइम इंटरवल का यूज करके एरो फंक्शन बनाया उसके अंदर। ये देखो, लेट टी नाम का एक वेरिएबल बनाया है टाइम के लिए, इज इक्वल्स टू विंडोज डॉट सेट टाइम इंटरवल। उसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन बनाया इस तरह से। ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर एक कंडीशन देनी है मुझे। पहले ये एरो फंक्शन जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है ना, देखो ये एरो फंक्शन खत्म हो रहा है, वहां पे मैं कॉमा देके लिख लेती हूँ 1000, यानी कि 1000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड। तो 1 1 सेकेंड के बाद ना ये सेट टाइम इंटरवल, ये सेट टाइमर का जो फंक्शन है ये कॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे देना है जहाँ पे आपने एरो फंक्शन बना लिया है, एरो फंक्शन के बाद कॉमा दे के मैंने यहाँ पे लिखा है 1000। ठीक है, ये कोलन देने की जरूरत नहीं है। अभी एरो फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, तो यहाँ पे इफ का यूज करना है, इफ। और इफ के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्स, एल्स पार्ट भी लिखना है। तो इफ में मुझे कंडीशन क्या देना है कि टाइमर का वैल्यू, कि टाइमर के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 अगर है, मतलब जब तक वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्लियर इंटरवल को कॉल करना है। यहाँ पे क्लियर इंटरवल यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, जो भी आपका टी के अंदर टाइमर चल रहा है ना वो। ठीक है, सेट टाइम इंटरवल का काम क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कंटिन्यूअसली चलाते रहे, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन देके कहा है कि टाइमर का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा टाइमर स्टॉप हो जाए वहां पे। तो उसके लिए हमने लिखा है वहां पे क्लियर इंटरवल, स्टॉप करने के लिए। एल्स नहीं, अगर आपका टाइमर मतलब 0 0 जब तक नहीं आता है तब तक क्या होना चाहिए कि टाइमर के अंदर जो भी वैल्यू है वो माइनस माइनस, यानी कि टाइमर के अंदर से एक एक नंबर जो है वो कम होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं स्पेस नहीं रखती हूँ, कम कर देती हूँ। तो इस फंक्शन को समझ लेना, इस फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ। स्टार्ट टाइमर मैंने इसीलिए लगाया है कि जब तक हमारे टाइमर के अंदर का वैल्यू 0 नहीं होता, अभी आपको दिखाई दे रहा था हमारे टाइमर के अंदर का वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा कि टाइमर के अंदर की एक एक वैल्यू माइनस माइनस होती जाएगी, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो क्लियर इंटरवल यानी कि टाइमर आपका स्टॉप हो जाएगा। अभी जो भी फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है ये स्टार्ट टाइमर का, इसे ng ऑन इनिट के अंदर हमें कॉल भी कर लेना है। तो हम ये स्टार्ट टाइमर को इधर जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो रहा है उसी रिस्पॉन्स के नीचे एंटर करके स्टार्ट टाइमर नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश होने के बाद देखो अभी आपका टाइमर चालू हो गया, एक एक वैल्यू कम 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 होता जाएगा, तब तक कम होगा जब तक कि ये 0 0 नहीं हो जाता। विल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे आपने ये टाइमर बनाया है यहाँ पे, वैसे ही अभी ये आपका स्पिनर घूम रहा है, देखो इसमें भी मुझे यही टाइमर सेट करना है कि ये भी मतलब कांस्टेंट रहे और बस एक एक वैल्यू वो कलर रिड्यूस होता जाए जब तक कि ये 0 0 नहीं हो जाता तब तक। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, हमने वो स्पिनर कहाँ पे लिया है, HTML पे लिया है। नाउ अगेन दिस इज द ऑप्शनल टाइम, तो वैसे भी आपका इधर भी डिस्प्ले हो रहा है, ये स्पिनर अगर आपको डिजाइन करना है तो कर सकते हो या फिर दैट इज ऑप्शनल पार्ट। तो अभी हमें क्या करना है, स्पिनर यहाँ पे लिखा है हमने ये स्पिनर। ठीक है, तो सबसे पहले स्पिनर के अंदर उसका मोड हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मोड इज इक्वल्स टू डिटरमिनेट, डिटर
ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेट। एक बार चेक कर लेते हैं आफ्टर एडिंग द मोड, वो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि हम उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाल देते। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी है, यानी कि जो टाइमर हमने बनाया था वो डालना है। तो यहाँ पे फिर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल्स टू, फिर आपको यहाँ पे लेना है ब्रैकेट टाइमर, जो आपने वेरिएबल बनाया था वहां पे टाइमर डिवाइड, फिर आपको एक पैरेंथेसिस यूज करना है, और उसमें ये सेम पार्ट या तो फिर इधर से कॉपी पेस्ट करो या तो फिर लिख लो क्वेश्चन डॉट लेंथ, यही सेम मुझे यहाँ पे भी डिस्प्ले करना है, ये ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन डॉट लेंथ इंटू 0.30 इंटू 100, और जहाँ पे ये हमारे पूरे ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं वहां पे फिर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मैंने जो टाइम टीएस फाइल में डाला था वही हमें स्पिनर पे भी सेट करना था, तो हमने वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर वही टाइमर जो है वो यहाँ पे भी सेट किया। अब इस वैल्यू को बस आपको एरे ब्रैकेट में डिस्प्ले कर लेना है। तो एक बार अभी चेक करते, देखो जैसे जैसे ये आपका टाइमर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये भी एक एक वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमने सेट किया यहाँ पे टाइमर। अभी हम ऐड करके देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे साइन आउट करके फिर एडमिन एडमिन से लॉगिन कर लेती हूँ, क्विज में जाके व्यू क्विज, ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन और बना लेते, लाइक व्हाट इज टेबल, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रोज, कॉलम्स। एक सेकंड, ओके, सो वन न्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड ओके, टू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं वापस, एंड क्विज स्टार्ट, स्टार्ट एग्जाम, यस। तो अभी देखो यहाँ पे एक से चालू हुआ, मतलब कि उसने क्या किया कि 30 सेकेंड्स वन क्वेश्चन के लिए, 30 सेकेंड एक और क्वेश्चन, यानी 60 सेकेंड यानी 1 मिनट, तो दो क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया है ऐसे। क्लियर है, यहाँ तक टाइमर हमने सेट कर दिया है अभी हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है कि एग्जाम हम जैसे ही एग्जाम देंगे, अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, चाहिए तो ये आंसर को टिक करके, फिर ये आंसर को टिक करके, देखो अभी आपका ये गायब नहीं हो रहा है नीचे वाला। ठीक है, सो बस आपका जो नेम एट्रीब्यूट है उसे भी एरे ब्रैकेट में ले लो तो ये हो जाएगा ठीक से। अभी हमें क्या करना है कि हम सिलेक्ट करेंगे जो भी कुछ आंसर होगा और एंड एग्जाम करेंगे, तो एंड एग्जाम के बाद तो एग्जाम एंड होके कितने मार्क्स वगैरह आए आपको वो भी डिस्प्ले करना है, और रिजल्ट अगर आपको प्रिंट वगैरह करना रहेगा तो वो एक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम एक दो फंक्शन यहाँ पे आपको और बनाने पड़ेंगे, एक सबमिट के लिए यानी कि जो आप एग्जाम सबमिट करना चाहते हो वो, और एक फंक्शन बनाएंगे हम डायरेक्ट सबमिट के लिए। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सर्विस के अंदर अगर आप यहाँ पे पोस्टमैन देख पा रहे हो, पोस्टमैन का स्क्रीन डिस्प्ले है ना मेरा, अगर आपको पोस्टमैन दिख रहा है तो हम यहाँ से अगर क्वेश्चंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो डायरेक्ट सबमिट। ठीक है, तो डायरेक्ट सबमिट का जो एपीआई है पहले हम इसे अपने सर्विसेज के अंदर ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन सर्विसेज में चले जाएंगे, क्वेश्चन सर्विसेज के टीएस फाइल में, और एक एपीआई को यहाँ पे कॉल करना है। तो एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक डायरेक्ट, डायरेक्ट सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है डायरेक्ट सबमिट के लिए। पोस्ट मेथड यानी कि अभी आप आंसर सिलेक्ट करके सबमिट करोगे तो जो आंसर सिलेक्ट किए थे वो डेटा बैकएंड में जाना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर लेंगे, क्वेश्चन नाम का ले लो या जो भी आपको लेना है, इसके अंदर आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा यानी जो भी सिलेक्टेड आंसर्स होंगे वो स्टोर होंगे, और वो हम रिटर्न करेंगे http डॉट पोस्ट मेथड से, इस यूआरएल के जरिए, बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के आगे डायरेक्ट सबमिट में क्वेश्चन स्लैश डायरेक्ट क्विज, इसे कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लें।
कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसके आगे स्लैश भी देना है आपको। क्विज के बाद हमें देना है यहाँ पे स्लैश और कॉमा, हमारा क्वेश्चन नाम का जो वेरिएबल या जो पैरामीटर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया एक डायरेक्ट सबमिट के लिए फंक्शन इनसाइड द सर्विस। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते वापस अपने स्टार्ट एग्जाम की टीएस फाइल पे। लास्ट में एक फंक्शन हमें बनाना है सबमिट करने के लिए, और एक फंक्शन बनाना है हमें डायरेक्ट सबमिट। सबमिट बता मतलब सबमिट पे क्लिक करने पे वो पूछेगा हमें कि आपको सबमिट करना है कि नहीं। और डायरेक्ट सबमिट हमने इसलिए बनाया ताकि सपोज अगर टाइमर हमारा खत्म हो जाए ना, 0 0 पे आ जाए, तो डायरेक्टली आपका टेस्ट सबमिट होना चाहिए। ठीक है, टाइम खत्म हो गया तो एग्जाम ऑटोमेटिकली आपका एंड होना चाहिए वहां पे, तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट सबमिट बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या कर लेते हैं, ये डायरेक्ट सबमिट के अंदर जो सर्विस हमने बनाई थी क्वेश्चन सर्विस के अंदर उसे कॉल कर लेते। क्वेश्चन सर्विस के अंदर हमने बनाया था डायरेक्ट सबमिट नाम का फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट सबमिट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस जाएंगे आपके क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चंस कहाँ से आया, तो ये आपने गेट क्वेश्चन बाय आईडी करके पूरा डेटा मतलब सारे क्वेश्चंस को आपने इस वेरिएबल में स्टोर किया था। तो वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पास किए हैं, तो वही क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट सबमिट हो जाएंगे आप आंसर टिक करने पे। और बस सब्सक्राइब करेंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप एनी console.log में डिस्प्ले करना है हमें रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। रिस्पॉन्स के साथ साथ हमें ये भी दिखाना है कि उसको कितने मार्क्स आए, करेक्ट आंसर्स कितने हैं और अटेम्प्ट कितने किए हैं उसने। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। F12 प्रेस करके यहीं पे चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है। तो अभी हमें डायरेक्ट सबमिट करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर टॉप में। मतलब रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाने, तो वेरिएबल आपको बनाने हैं मार्क्स गॉट। अब ये वेरिएबल अगेन हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, ये पोस्टमैन कलेक्शन से आप देख सकते हो सबमिट के लिए वहां पे जो दिया है वो। और आपको यूज करना है करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स एनी। और हमें लेना है अटेम्प्ट के लिए एक अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट हम लोग वहीं से ले लेते पोस्टमैन पे जाके डायरेक्ट सबमिट के। यहाँ पे बॉडी में तो कुछ डेटा डिस्प्ले नहीं। ठीक है, ये जो बटन हमने बनाया है ना, डायरेक्ट सबमिट का जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ये बटन पे क्लिक करने पे कॉल करना है, तो उसके लिए हमें वो एंड एग्जाम पे भी उसको बाइंड करना पड़ेगा। तो हम उसे बाइंड कर लेते हैं बस एंड एग्जाम के ऊपर। बट एंड एग्जाम पे हम लगाएंगे इसे तो ये डेटा हमारा डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लो। ये मैं आपको दे देती हूँ कि कहाँ से हमने ये गेट किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाने थे। एक वेरिएबल हम बनाएंगे मार्क्स गॉट, यानी कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो डिस्प्ले करने के लिए। एक हमें दिखाना है करेक्ट आंसर्स कि हमारे आंसर कितने करेक्ट आए हैं उसके लिए। और एक हमने बनाया है यहाँ पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कि कितने अटेम्प्ट आपने किए रहेंगे, ऐसे जैसे एक अटेम्प्ट हमने किया। तो अभी बस क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे रिस्पॉन्स में हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है ना, तो आपको
वेरिएबल यूज करना है, इज मार्क्स गॉट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट मार्क्स गॉट, यानी कि रिस्पॉन्स में से बस ये वाला वैल्यू चाहिए और वो हमने इस वेरिएबल के ऊपर जो है इस वेरिएबल के अंदर डाल दी वो वैल्यू। तो अभी यहाँ पे सेम तरीके से करेक्ट आंसर को भी लेंगे, करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट करेक्ट आंसर, और क्या था हमारे पास, अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने बनाया डायरेक्ट सबमिट का। मतलब क्या कि डायरेक्ट सबमिट फंक्शन कब होगा, जब सबमिट हो जाएगा तो सबमिट के बाद जो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में हमें दिखना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स, कितने आंसर्स हमने करेक्ट किए हैं और कितने अटेम्प्ट हमने किए हैं वो। ठीक है, और अभी ये जो सबमिट नाम का बटन आपने, मतलब सबमिट नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है ना, तो सबमिट के अंदर हमें क्या करना है, कंफर्म का एक बटन यूज करेंगे, यानी स्वीट अलर्ट मैसेज यूज कर लेते हैं कंफर्म का, कि एंड एग्जाम पे क्लिक करने पे आपको कंफर्म इस एग्जाम को एंड करना है कि नहीं वो पूछेगा, और अगर आप कर दोगे कंफर्म तो डायरेक्ट सबमिट वाला कॉल हो जाएगा, कि मतलब डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं यहाँ पे स्वीट अलर्ट मैसेज का कंफर्म वाला बटन। तो यहाँ से बस आपको कंफर्म का कोड यूज करना है, इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं पूरा उसे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमें आर यू श्योर, डू यू वांट टू, आर यू श्योर तो डिस्प्ले करना है यहाँ पे। पहले ये इंपोर्ट कर लेते हैं स्वेल को, स्वीट अलर्ट मैसेज। ठीक है, फिर ये तो मैसेज जो दिया है हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम मैसेज में डिस्प्ले कर लेते हैं यू डू यू वांट टू एंड एग्जाम। तो टेक्स्ट मैसेज में मुझे ये लिखना है, आइकन वार्निंग की जगह हम यहाँ पे क्वेश्चन का यूज कर लेते हैं सपोज। ठीक है, बस फिर ये यस डिलीटेड जो लिखा है ना, ये तो कंफर्म बटन टेक्स्ट, यानी बटन के ऊपर का टेक्स्ट है ये। तो यस डिलीटेड टेक्स्ट को हटा देते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिट एग्जाम। तो सबमिट एग्जाम ये बटन पे नाम आ जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, ये स्वीट अलर्ट जो फायर हो रहा है ना, यानी कि बटन पे क्लिक करने के बाद वो ये डिस्प्ले करेगा डिलीट वगैरह, बट हमें बटन पे क्लिक करने के बाद डिलीट नहीं करना है। तो इसलिए हमने वो स्वीट अलर्ट को हटा दिया, ये स्वेल फायर का कोड बस डिलीट कर दो। और जैसे ही ये बटन पे क्लिक हो जाए तो क्या होना चाहिए, ये हमारा डायरेक्ट सबमिट वाला जो फंक्शन है ना, इसे हमें कॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमें वो पहले तो ये मैसेज बताएगा, आर यू श्योर डू यू वांट टू एंड द एग्जाम। जैसे ही सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सबमिट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा डायरेक्ट सबमिट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमारा सबमिट नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है उसे हम एंड एग्जाम के ऊपर बाइंड कर लेते हैं, ना कि डायरेक्ट सबमिट को। ये सबमिट वाला जो हमने बनाया है ना फंक्शन, इसे हम कॉल कर लेते, कॉपी कर लेते यहाँ से, और जहाँ पे भी आपका बटन होगा ये एंड एग्जाम वाला, तो यहाँ पे क्लिक बटन पे उसे आप यूज करो बस, सबमिट ऐसे। तो अभी इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया और एक आंसर सेलेक्ट किया, एंड एग्जाम, आर यू श्योर ये पूछेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। अभी रिस्पॉन्स क्या हमारे पास आ रहा है कंसोल में चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें दिख रहा है कि हमारे अटेम्प्ट कितने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। करेक्ट आंसर्स कितने आए हैं, 2 आए हैं करेक्ट आंसर्स। और मार्क्स गॉट, कितने मार्क्स आपको मिले यहाँ पे, तो 10 मिले हैं ऐसे। अभी ये मार्क्स जो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, तो आपको क्या है कि आपने क्वेश्चन बनाने के टाइम पे, यानी कि क्विज बनाने के टाइम पे वहां पे आपने जितना भी लिखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स, तो वो ठीक से डालना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स गॉट यहाँ पे दे रहा है। मैंने डाला था मैक्सिमम मार्क्स 10 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5।
लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन की जगह 2 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो इसलिए उसने क्या किया, 5 मार्क एक क्वेश्चन को दे दिया और 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन को दे दिया। अगर आप 5 क्वेश्चन डालोगे तो 5 क्वेश्चन के बेस मतलब 5 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ऐसे। तो ये ना बैकएंड में ही ऑलरेडी सेट किया है, आप एक बार चेक करो, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसे साइन आउट किया, एडमिन, एडमिन, सबमिट। उसी क्विज को मैं अपडेट में जाके दिखा देती हूँ। अपडेट में जाके तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मार्क्स 10 डाले हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 डाले हैं। यानी अगर मैं 5 क्वेश्चन ऐड करती हूँ तो 5 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स हो गए। अब वो 10 मार्क्स कैसे हो गए, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के बेसिस पे ऐसे। लेकिन मैंने 2 ही क्वेश्चन ऐड किए ना, तो वो भी बैकएंड से ही डिवाइड होके आ गया कि 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, क्योंकि मैंने 10 मार्क्स डाले हैं इसीलिए। तो वैसे आपको वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे ऐड करने पड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा बराबर से। ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमारा रिजल्ट भी प्रिंट होके आ रहा है। तो हमने क्या क्या किया, अभी यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाए सिर्फ। एक हमने बनाया सबमिट का और एक हमने बनाया डायरेक्ट सबमिट। डायरेक्ट सबमिट के अंदर हमने क्वेश्चन सर्विस के अंदर जो फंक्शन बनाया था उसे कॉल किया डायरेक्ट सबमिट का, और जो भी क्वेश्चंस थे वो सबमिट करने के बाद रिस्पॉन्स जो हमारे पास आ रहा था, उस रिस्पॉन्स से हमने हमें जो डिस्प्ले करना था कि रिस्पॉन्स से हमें सिर्फ मार्क्स गॉट, करेक्ट आंसर और अटेम्प्ट डिस्प्ले करना था, तो उतना हमने रिस्पॉन्स से इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। ये वेरिएबल तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, मार्क्स गॉट, करेक्ट आंसर और अटेम्प्ट। ठीक है। तो रिस्पॉन्स को वेरिएबल में स्टोर किया है। अभी तो ये रिस्पॉन्स आपको कंसोल में दिख रहा है। एचटीएमएल पे दिखाने के लिए आपको इन्हें इंटरपोलेट करके डिस्प्ले करना होगा बस एचटीएमएल के पेज पे, तो वो भी आपके मार्क्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है फिलहाल यहाँ तक आपको? हेलो। तो सी अभी तक हमारा रिस्पॉन्स कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें क्या करना है कि उस कंसोल के रिस्पॉन्स को एचटीएमएल के पेज पे भी डिस्प्ले करना है। तो HTML पे डिस्प्ले करने के लिए HTML के पेज पे देखो, ये कंटेनर फ्लूइड है आपका, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है। इसी के नीचे, ठीक है, इसी के नीचे मैं एक और कंटेनर डिस्प्ले कर रही हूँ। ठीक है। अभी इसमें वो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक रो लिया मैंने, फिर कॉल MD6, ठीक है, कॉलम 6, फिर उसमें कार्ड मैट कार्ड हेडर और मैट कार्ड टाइटल का यूज कर लेते हैं, या तो फिर डायरेक्टली मैट कार्ड टाइटल भी यूज कर सकते हैं। और H1 में या H2 में जो भी आपको टाइटल डिस्प्ले करना है, जैसे कि मुझे डिस्प्ले करना है क्विज का रिजल्ट, तो क्विज रिजल्ट हमने यूज कर लिया। और फिर मैट कार्ड टाइटल के नीचे यहाँ पे यूज करेंगे मैट कार्ड कंटेंट। ठीक है, मैट कार्ड कंटेंट। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है कि मार्क्स गॉट, यानी कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो। और अभी यहाँ पे आप इंटरपोलेशन का यूज करके देखो आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो तो ऑलरेडी आपने रिस्पॉन्स से इस वेरिएबल में रखा है मार्क्स गॉट के अंदर। इसी को कॉपी करके इंटरपोलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसी तरह से H3 करेक्ट आंसर कितने हैं आपके, तो वो डिस्प्ले कर लेते करेक्ट आंसर। और यहाँ पे भी इंटरपोलेशन की हेल्प से आंसर को प्रिंट करेंगे। मैं एच सबको सेम HTML टैग में यूज करेंगे, HTML H3 और इसे भी H3। यहाँ पे हमें दिखाना है अटेम्प्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी इंटरपोलेशन करेंगे। तो मैं इधर से करेक्ट आंसर्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड सिमिलरली अटेम्प्ट को, सॉरी, ये अटेम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मैंने वही स्टार्ट एग्जाम के HTML पेज पे ही बनाया है, जहाँ पे हमारा पहला वाला डिव पूरा खत्म हो रहा था कंटेनर वाला,
उसी के नीचे मैंने एक और कंटेनर बना के उसमें ये टाइटल प्रिंट किया है और उसके नीचे ये डिस्प्ले किया। फिर सपोज मैट कार्ड कंटेंट के बाद हम एक कंटेनर ले सकते हैं, या फिर हमारे पास मैट कार्ड एक्शन का भी है तो हम मैट कार्ड एक्शंस का यूज कर लेते हैं। और जहाँ पे मुझे दो बटन्स डिस्प्ले करने हैं, एक बटन डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पे प्रिंट का, कि आपको प्रिंट लेना है डॉक्यूमेंट का, तो वो क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। और एक बटन हमें डिस्प्ले करना है यहाँ पे सपोज से होम, यानी कि आपको वापस से जाना है बैक टू द होम पेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बनाया, बट अभी ये दोनों डिव है, तो अगर आप ये क्विज़ेस को स्टार्ट करोगे तो देखो ये व्यू क्विज का भी पार्ट आपको इधर ही डिस्प्ले हो रहा है बराबर, क्योंकि मैंने उसी के नीचे बनाया था। इसे थोड़ा सेंटर में ले लेते कंटेनर को, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये डेटा भी आपको हेडिंग वगैरह सब सेंटर में लाना है, तो इसको अच्छे से क्लास वगैरह देके टेक्स्ट सेंटर कर दो। बटन के बीच में भी थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्लास यूज कर लेते हैं mx2। ठीक है, तो ये रिजल्ट अभी तो यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट करके एंड एग्जाम नहीं किया है। तो देखो अभी ये दो डिव है आपके पास, ये फर्स्ट वाला आपका कंटेनर है और उसके नीचे का ये वाला कंटेनर है। तो ये कंटेनर कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब एग्जाम एंड हो या जब आपका एग्जाम सबमिट हो तब डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि एग्जाम सबमिट होने पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजी इफ का। तो एनजी इफ से हम कंपोनेंट को डिस्प्ले करते हैं ना, कौन सा कंपोनेंट कब डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम एनजी इफ का यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टीएस फाइल के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग इज सबमिट नाम से। तो टीएस के फाइल में टॉप में जिधर भी जितने भी वेरिएबल्स आपने बनाए वहां पे मैं इज सबमिट नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ, जिसका डेटा टाइप रहेगा बुलियन, और उसके अंदर वैल्यू पहले तो हम लोग फॉल्स सेट कर लेते हैं। फॉल्स, इज सबमिट फॉल्स, यानी कि अभी तक ये डेटा आपका सबमिट नहीं है ऐसे। और जैसे ही आप डायरेक्ट सबमिट करोगे ना, जैसे ही आप डायरेक्ट सबमिट करोगे डेटा को, तो क्या होगा, इज सबमिट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इज सबमिट का वैल्यू ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, सबमिट करने पे तो वो इज सबमिट ट्रू हो जाएगा ना आपका। तो सबसे पहले जो वेरिएबल हमने बनाया है इच सबमिट, उसमें हमने वैल्यू फॉल्स रखा है, क्योंकि अभी तक हमने सबमिट नहीं किया है एग्जाम को। डायरेक्ट सबमिट होने पे उसका वैल्यू हमें ट्रू करना है, यानी कि ये सबमिट हो चुका है अभी। अभी क्या करो, ये इच सबमिट को कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से। एचटीएमएल के पेज पे आएंगे हम, सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे हमारा ये कंटेनर है वहां पे हम यूज करेंगे एनजी इफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पर आपको यूज करना है नॉट इज सबमिट, यानी कि अगर सबमिट नहीं है तब तक के लिए तो ये वाला कंटेनर दिखेगा आपका। और ये सेकंड कंटेनर जो मैंने बनाया है जहाँ पे मुझे वो रिजल्ट डिस्प्ले करना था, यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे एनजी इफ इज इक्वल्स टू, और वो इज सबमिट को पेस्ट करेंगे विदाउट नॉट। यानी कि इज सबमिट, यानी ये सबमिट हो गया तब ये वाला कंटेनर दिखेगा, जब तक कि ये नॉट सबमिट रहेगा तब तक कि ये ऊपर वाला कंटेनर आपको डिस्प्ले होगा। क्लियर यहाँ तक जो भी लॉजिक हमने लिखा, देख लेते हैं एक बार। अभी ये कंटेनर हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है, टाइम हमारे पास कम है, तो रिफ्रेश करूंगी तो फिर चालू होगा एक से टाइम। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिलहाल अभी मैंने रॉन्ग आंसर सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं रॉन्ग होने पे एक करेक्ट ले लेते हैं। एंड एग्जाम सबमिट करेंगे तो देखो अभी ये कंपोनेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपको डिस्प्ले हो रहा है मार्क्स गॉट 5, करेक्ट आंसर 1, अटेम्प्ट क्वेश्चन 2। 2 अटेम्प्ट किए मैंने, बट एक ही मैंने करेक्ट आंसर दिया, तो एक का मुझे 5 मार्क्स मिला ऐसे। ठीक है, अभी प्रिंट बटन पे क्लिक करके अगर आप इसको प्रिंट भी देना चाहते हो तो फिर आपको एक और फंक्शन खाली बनाना है। ये स्टार्ट एग्जाम के टीएस फाइल पे एंडिंग में बना लेते प्रिंट
रिजल्ट, और बस विंडोज का प्रिंट मेथड यहाँ पे कॉल करना है, विंडोज डॉट प्रिंट, इस तरह सिंपली। और जो भी ये फंक्शन है आपका प्रिंट रिजल्ट नाम का, जिधर भी आपका बटन रहेगा प्रिंट नाम का, उस प्रिंट के ऊपर आप ये बटन को क्लिक इवेंट के जरिए लगा दो। कहाँ पे है ये प्रिंट बटन? यहाँ पे। तो क्लिक इवेंट की हेल्प से हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है? तो इधर भी राउटर लिंक का यूज करके हमें जाना है यूजर डैश स्लैश जीरो। जीरो यानी ऑल क्विजेस पे जाना है। हमने ऑल क्विजेस के लिए जीरो रखा था ना, कि अगर जीरो आईडी रहेगा तो ऑल क्विजेस दिखेगा, और इसे बाइंड कर लेते हैं इस तरह से, बस सिंगल टिक के अंदर ले लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक वंस, सिलेक्ट द आंसर, स्टार्ट एग्जाम, सबमिट। तो ये दिख रहा है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट के लिए आप देख सकते हो ये वाला रिजल्ट आपका प्रिंट होगा, खाली दिस रिजल्ट। एंड कैंसल। आपको अच्छे से इसको बनाना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, स्टूडेंट का नाम वगैरह वैसा कुछ आप कर सकते हो। होम पे क्लिक करने पे वापस से हम ये आ जाएंगे यहाँ पे जीरो, यूजर डैश जीरो यानी ऑल क्विजेस के ऊपर हम यहाँ पे लैंड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सो हमने बस अभी क्या किया है, रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए HTML में जाके हमने एक मैन्युअली कंटेनर बनाया नीचे, जिसपे मैंने वो डिजाइन बना दिया, खाली मुझे मार्क्स कितने, करेक्ट आंसर वो कितना डिस्प्ले करना है उसका। फिर उसके बाद TS में हमने एक वेरिएबल बनाया इज सबमिट नाम से। उस सबमिट के अंदर की वैल्यू फिलहाल हमने फॉल्स रखी है। ये वैल्यू ट्रू कब होगी? जब आप सबमिट करोगे आपका टेस्ट, तो डायरेक्ट सबमिट करोगे तो उसका वैल्यू ट्रू होगा। और इस सबमिट को HTML पे मैंने डिस्प्ले किया है ng if के साथ, कि ng if अगर इट सबमिट नहीं है, मतलब सबमिट नहीं हुआ है डेटा, तब तक के लिए वो ये वाला कंटेनर दिखाएगा जहां तक भी ये कंटेनर है। और जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो ये वाला कंटेनर आपको डिस्प्ले कर देगा वो। ठीक है, सो दैट